अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का 24वां सबक, जिसका नाम है सफ़रनामा-ए बम्बई। इसे लिखा है मशहूर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने। पहली बात, अदबी ज़बान में सफ़र के हालात का बयान सफ़रनामा कहलाता है। मुसाफिर या सफ़र करने वाला अदीब जिन मुकामात से गुज़रता है, वहाँ जिन इलाक़ों को देखता है और जिन लोगों से मिलता है, इनका सच्चा और हकीकी बयान वो अपने सफ़रनामे में करता है। मकामात का फ़ितरी माहौल, लोगों की आदत व अतवार और तहज़ीबी हालात सफ़रनामे के मौज़ूआत होते हैं। जब हम किसी अदीब या शायर का सफ़रनामा पढ़ते हैं तो इसमें बयान की शगुफ्तगी की तस्वीरें नज़र के सामने से गुज़रने लगती है। जान पहचान, डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हम अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं, 9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्हें शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत के अलकाब से याद किया जाता है। इनकी नज़में बच्चे की दुआ, हमदर्दी, मकड़ा और मक्खी, परिंदे की फरियाद वगैरह निहायत मशहूर है। बांगे दरा, बाल जिब्राइल, ज़र्ब कलीम, जाविदनामा और पयाम मशरिक़ इनकी अहम किताबों में शामिल है। इकबाल की अपनी शायरी के ज़रिए कौम को हरकत व अमल खुदी की तालीम दी। 21 अप्रैल सन 1938 को इन्होंने वफ़ात पाई। अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में कई ममालिक के सफ़र किए थे। सन 1905 में वो मुंबई के रास्ते यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। अपने सफ़रनामे में इन्होंने मुंबई का जिक्र बहुत दिलचस्प अंदाज में किया है। 3 सितंबर की सुबह को दिल्ली में दोस्तों से रुखसत होकर मैं बम्बई रवाना हुआ और 4 को खुदा खुदा करके अपने सफ़र की पहली मंजिल पर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर तमाम होटलों के टिकट मिलते हैं। मैंने इंग्लिश होटल में क़याम किया और तजुर्बे से मालूम किया कि ये होटल हिंदुस्तानी तलबा के लिए जो विलायत जा रहे हों निहायत मौजू है। सबसे बढ़कर ये कि शहर के बाकी तमाम होटलों की निस्बत अर्जा है। सिर्फ 3 रुपये यौमिया दो और हर किस्म का आराम हासिल कर लो। यहाँ का मुंतजिम एक पारसी पीर मर्द है। दुकानदारी ने इसको ऐसा अज्ज सिखाया कि हमारे बाज़ उलमा में बावजूद इबादत और मुर्शिद कामिल की सोहबत में बैठने के भी वैसा इंकिसार पैदा नहीं होता। इस होटल में एक यूनानी भी आकर मुकीम हुआ जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था। मैंने एक रोज इससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? बोला, चीन से आया हूँ, अब ट्रांसवाल जाऊंगा। मैंने पूछा, चीन में तुम क्या करते थे? कहने लगा, सौदागरी करता था, लेकिन चीनी लोग हमारी चीजें नहीं खरीदते। मैंने सुनकर दिल में कहा, हम हिंदियों से तो ये अफीमी अक्लमंद है निकले कि अपने मुल्क की सनत का ख्याल रखते हैं। एक शब में खाने के कमरे में था कि 2 जेंटलमैन मेरे सामने आ बैठे। इनकी शक्ल से मालूम होता था कि यूरोपियन है। फ्रांसीसी में बातें करते थे। आखिर जब खाना खाकर उठे तो एक ने कुर्सी के नीचे से अपनी तुर्की टोपी निकालकर पहनी, जिससे ये मालूम हुआ कि ये कोई तुर्क है। मेरी तबीयत बहुत खुश हुई और मुझे ये फिक्र पैदा हुई कि किसी तरह इनसे मुलाकात हो। दूसरे रोज मैंने इससे बातें शुरू की। वो यूरोप की अक्सर ज़बानें सिवाय अंग्रेजी के जानता था। मैंने पूछा, फारसी जानते हो? बोला, बहुत कम। फिर मैंने फारसी में इससे गुफ्तगू शुरू की, लेकिन वो ये ना समझता था। आखिर बमजबूरी टूटी फूटी अरबी में इससे बातें की। एक रोज सरे शाम मैं और ये तुर्क जेंटलमैन बम्बई का इस्लामिया मदरसा देखने चले गए। वहाँ स्कूल के ग्राउंड में मुसलमान तलबा क्रिकेट खेल रहे थे। हमने इनमें से एक को बुलाया और इसको स्कूल के मुतालिक बहुत सी बातें इनसे दरियाफ्त की। मैंने इस तालिबे इल्म से पूछा कि अंजुमन इस स्कूल को कॉलेज क्यों नहीं बना देती। इसने जवाब दिया, इसके अलावा और अच्छे अच्छे कॉलेज मुंबई में मौजूद है। जैसी तालीम इनमें होती है वैसी सरे दस्त हम यहाँ अभी नहीं दे सकते। ये जवाब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा ख्याल था कि बम्बई जैसे शहर में मुसलमानों का कॉलेज जरूर होगा, क्योंकि यहाँ के मुसलमान तमव्वल में किसी और कौम के पीछे नहीं। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि तमव्वल के साथ इनमें अक्ल भी है। गरज ये कि बम्बई खुदाई से आबाद रखे अजीब शहर है। बाजार कुशादा,
हर तरफ पुख्ता सर बफलक इमारतें हैं कि देखने वाले की निगाह इनसे खैरा होती है। बाजारों में गाड़ियों की आमदोरफ्त इस कदर है कि पैदल चलना महाल हो जाता है। यहाँ हर चीज मिल सकती है। यूरोप, अमेरिका के कारखानों की कोई चीज तलब करो, फौरन मिलेगी। अलबत्ता एक ऐसी है जो इस शहर में नहीं मिल सकती, यानी फिरागत। यहाँ पारसियों की आबादी 80-90 हजार के करीब है, मगर ऐसा मालूम होता है कि तमाम शहर ही पारसियों का है। इस कौम की सलाहियत निहायत काबिल तारीफ है और इनकी दौलत व अजमत बेअंदाजा। ये लोग आमतौर पर सबके सब दौलत कमाने की फिक्र में हैं और किसी चीज पर इक्तिसादी पहलू के सिवा किसी और पहलू पे से निगाह ही नहीं डालते। अलावा इसके ना कोई इनकी जबान है, ना कोई इनका लिटरेचर है, और तुर्रा ये है कि फारसी को नफरत और हिकारत की निगाह से देखते हैं। मैंने स्कूल के पारसी लड़कों और लड़कियों को बाजार में फिरते देखा। इनकी खूबसूरत आंखें 80% के हिसाब से ऐनक पोश थी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ऐनक पोशी पारसियों का कौमी फैशन होता जा रहा है। इस शहर की तालीमी हालत आमतौर पर निहायत उम्दा मालूम होती है। हमारे होटल का हज्जाम हिंदुस्तान की तारीख के बड़े बड़े वाक़यात जानता था। गुजराती के अखबार हर रोज पढ़ता था और जापान और रूस की लड़ाई से पूरा बाखबर था। दादा भाई का नाम बड़ी इज्जत से लेता था। मैंने इससे पूछा, नौरोजी इंग्लिस्तान में क्या करते हैं? बोला, हुजूर कालों के लिए लड़ते हैं। होटल के नीचे मुसलमान दुकानदार हैं। मैंने देखा वो हर रोज गुजराती अखबार पढ़ते थे। मैंने एक रोज इनसे पूछा, तुम उर्दू पढ़ सकते हो? कहने लगे, नहीं समझ सकते हैं, पढ़ना नहीं जानते। मैंने पूछा, जब मौलवी तुम्हारा निकाह पढ़ाता है तो कौन सी जबान में बोलता है? मुस्कुराकर बोला, उर्दू। यहाँ हर कोई समझ सकता है और टूटी फूटी बोल भी लेता है। हमारे होटल का सेठ कभी हिंदुस्तान नहीं गया मगर उर्दू खासी बोल लेता है। मैं बम्बई यानी बाबे लंदन की कैफियत देखकर हैरान हूँ। खुदा जाने लंदन कैसा होगा जिसका दरवाजा ऐसा अजीमुशान है। 7 सितंबर को 6 बजे हम विक्टोरिया डाक पहुँचे, जहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के जहाज खड़े थे। अल्लाह अकबर, यहाँ की दुनिया ही निराली है। कई तरह की जहाज और सैकड़ों कश्तियाँ डाक में खड़ी हैं और मुसाफिर से कह रही है कि समंदर की उसत से ना डर, खुदा ने चाहा तो हम तुझे सही सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँचा देंगे। खैर, तिब्बी मुआयने के बाद मैं अपने जहाज पर सवार हुआ। बहुत से लोग भी जहाज पर सवार हुए। इनके दोस्तों और रिश्तेदारों का हुजूम डाक पर था। कोई 3 बजे जहाज ने हरकत की और हम अपने दोस्तों को सलाम कहते और रुमाल हिलाते हुए समंदर पर चले गए। यहाँ तक के मौजें इधर उधर से आकर हमारे जहाज को चूमने लगी।